वेलकम बैक गाइस। अपना ऑडिट का सुपर रिवीजन सीरीज चल रहा है। इसमें ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स इम्पॉर्टेंट लिमिट्स इन ऑडिट। सबसे पहले तो जान लेंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट लिमिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020, applicability of NAFRA rules, Rule 3, applicability of internal audit, and the last, applicability of audit committee. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट ये 6 कॉन्सेप्ट देखो। ये वीडियोस डालने का मकसद ये है कि लास्ट डे में आप लोग 15-20 मिनट में सारा लिमिट्स रिफ्रेश करके चले जाओ। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। अभी ये जो चीज़ है इसको आप लोगों को कारो में जो आपका क्लॉज 8 है उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला है क्लॉज ए फॉर बिजनेस, इफ़ द टर्नओवर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ और व्हेन 95% ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इज़ थ्रू बैंकिंग चैनल्स, वो केस में 1 करोड़ का लिमिट हो जाता है आपका 10 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लॉज बी प्रोफेशन, इफ रिसिप्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 lakhs इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद क्लॉज सी प्रिजम्पटिव के लिए। अभी यहाँ पे 3 सेक्शन कवर्ड है, 44AE फॉर ट्रांसपोर्टर, 44BB फॉर नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, and 44BBB which is foreign company engaged in turnkey power project. Then clause D, clause D का जो सेक्शन है this is 44AD स्मॉल बिजनेस के लिए। if turnover less than equal to 2 crore and the company wishes to show less profits than 6% or 8% as per प्रिजम्पटिव बेसिस। एंड यहाँ पे एक स्पेशल केस है, एक क्राइटेरिया है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ प्रॉफिट इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एंड क्लॉज 5 क्या है, सेक्शन 44ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्मॉल प्रोफेशन के लिए है, इफ द टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ and the company wishes to show profits less than 50% of receipts and only if profit is more than basic exemption limit। तो ये तीनों केस में if the assessee wants to pay lower tax than presumptive basis, ये तीनों केस में if the assessee wants to pay lower tax than presumptive basis, in that case आपको 44AB में ऑडिट कराना पड़ेगा। ये आपका हो गया टैक्स ऑडिट का लिमिट्स। उसके बाद सेकंड है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सेक्शन है सेक्शन 148 एंड क्लॉज 6 ऑफ कारो 2020। क्लॉज 6 को कारो में ऐसे नहीं लिखते, रोमन में लिखते हैं क्लॉज 6 ऑफ कारो 2020। यहाँ पे दो बातें, एक तो जहाँ पे रेगुलेटर सेक्टर है एंड दूसरा है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अभी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में एग्जांपल क्या हो गया, टी, कॉफ़ी, रबर इंडस्ट्रीज़। अभी देखो जहाँ पे लेबर इंटेंसिव जो भी प्रोसेस में मैनुअल इंटरवेंशन चाहते हैं उसको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर मानते हैं। तो रेगुलेटेड सेक्टर के केस में इफ़ द टर्न ओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स 50 करोड़ एंड if the turnover from a single product or service exceed 20 crore। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में if turnover from all products and services exceeds 100 crore और if turnover from a single product or service exceeds 35 crore। ये दोनों के बीच में एक और डाल दो। एंड ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है इसका नॉन एप्लीकेबिलिटी कुछ है, इफ़ टर्न ओवर फ्रॉम एक्सपोर्ट exceeds 75% of total turnover, if the company is operating as a unit in SEZ, and third point if engaged in development of SEZ or IT development park। तो ये अपना हो गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट
एंड इसको आपको क्लॉज 6 ऑफ कारो में भी रिपोर्टिंग करना होता है। देन थर्ड थिंग इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। तो कारो कौन कौन सा कंपनी में एप्लीकेबल होगा? देखो, कारो 2020 इज एप्लीकेबल फॉर all companies including a foreign company and any branch office of a company, but it does not apply to consolidated financial statement. However, caro is not applicable to below companies. कौन कौन सा है? एक तो बैंकिंग कंपनी गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी गवर्न बाय IRDA इंश्योरेंस एक्ट, company governed by a special act that is statute bodies, electricity supply and development company, then small company whose paid up share capital is less than equal to 2 crore and turnover less than equal to 20 crores. यहाँ पे एक स्पेशल बातें है, ये क्या है? नॉट अ स्मॉल कंपनी, दो डिस्कशन है। A company which is a holding or subsidiary of any company is not a small company. A Section 8 company is not a small company. अभी ये वाला यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ। अ प्राइवेट कंपनी नॉट, देखो, अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अभी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हुआ तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। तो हुज paid up share capital not more than 1 crore and outstanding loan debenture deposit not more than 1 crore and turnover as shown in schedule 3 not more than 10 crore rupees. तो यहाँ पे जो कंडीशंस है, यहाँ पे देखो एंड वर्ड यूज़ है, मतलब मस्ट satisfy all 3 conditions टुगेदर, तभी नॉट एप्लीकेबल होगा। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन है। जो पेड अप शेयर कैपिटल है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगा। जो रिजर्व सरप्लस है, ऑल रिजर्व, देखो यहाँ पे ये जो पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 1 करोड़ है ना, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस है, तो वो रिजर्व सरप्लस में ऑल रेवेन्यू रिजर्व, ऑल देखो रेवेन्यू रिजर्व आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आ जाएगा, P&L में जो क्रेडिट बैलेंस है आ जाएगा, P&L का डेबिट बैलेंस है, इसको अपने लेस करके चलेंगे। अभी टर्नओवर जो है शेड्यूल 3 में जो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये आपका इंक्लूडेड रहेगा। एनी GST कस्टम्स विल बी डिडक्टेड, ये आपका लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट रिबेट विल बी डिडक्टेड, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ऊपर वाला इंक्लूजन है, नीचे वाला एक्सक्लूजन है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ नफरा रूल्स, यहाँ पे है रूल 3 ऑफ नफरा। इसका कहाँ पे काम आता है? एक तो क्वालिटी रिव्यू चैप्टर में, कौन सा फर्म का क्वालिटी रिव्यू होगा, तो नफरा रूल जिसमें एप्लीकेबल है उसका क्वालिटी रिव्यू कर सकता है। देन इंस्पेक्शन ऑन ऑडिट बाय एनी ऑडिटर। अभी देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ नफरा रूल क्या है? ऑल लिस्टेड कंपनी whose securities are listed in any stock exchange in India and outside India and unlisted पब्लिक कंपनी, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या था? लिस्टेड कंपनी तो एप्लीकेबल है। देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ एंड टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखोगे। उसके बाद एनी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, इसमें भी नफरा रूल एप्लीकेबल है। फॉरेन सब्सिडियरी और ब्रांच ऑफ एन इंडियन कंपनी वेयर इनकम और नेटवर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। लास्ट केस है वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ रेफरेंस टू नफरा इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सारा कंपनीज़ में नफरा रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 138 में एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है एंड क्लॉज 14 ऑफ कारो 2020। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पॉइंट है एवरी लिस्टेड कंपनी, उसमें तो एप्लीकेबल हो जाएगा। देन एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहाँ पे क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में एक तो देखो उसका पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़,
turnover greater than equal to 200 crore, loan and borrowing greater than equal to 100 crore and outstanding deposits greater than 25 crores. उसके बाद थर्ड केस क्या है, एवरी प्राइवेट कंपनी का डिस्कशन अलग से है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अलग से है. प्राइवेट कंपनी के केस में दो क्राइटेरिया लेंगे, टर्नओवर एंड लोन एंड बोरोइंग. अमाउंट सेम है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़ एंड लोन्स एंड बोरोइंग्स मतलब आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़. नेक्स्ट अपना एप्लीकेबिलिटी है. देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 प्लस LODR 2015 गाइडलाइंस जो भी है. तो जहाँ पे ये जो लिमिट जहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, इन दैट केस such a company needs to constitute a qualified and independent audit committee as per provisions of 177 of the Companies Act. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जान लेते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी. 3 केस में जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 445 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. नाउ एप्लीकेबिलिटी क्या है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. यहाँ पे प्राइवेट का बात नहीं चल रहा है, सिर्फ पब्लिक. एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट ग्रेटर देन 50 करोड़. यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, एम्फेसिस कर रहा हूँ मैं. तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों का ऑडिट का सिलेबस में जितना भी इम्पोर्टेंट लिमिट्स है वो सारा मैंने डिस्कस करके चला है. तो क्विकली मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नफरा रूल्स दैट इज़ रूल 3. यहाँ पे नफरा रूल एप्लीकेबल होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट हो सकता है एंड इंस्पेक्शन ऑन ऑडिट बाय ऑडिटर्स. उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट भी क्लॉज 14 ऑफ कारो में रिपोर्ट किया जाता है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 एंड LODR 2015 गाइडलाइंस. आई होप गाइज ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा. एंड अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो ये देखो लास्ट 4 वीडियोस मैंने जो डाला है ना, ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियोस जितना भी है 4 वीडियोस, ये सबका टोटल लेंथ होगा आपका 20 40 47 मतलब लगभग 80 मिनट्स के आसपास. तो ये मैं आपका कम से कम 20 मार्क्स का डिफरेंस ला सकता है. 15 से 20 मार्क्स आपको बाकी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा मिल सकता है. तो this I would highly recommend to watch these videos before you appear for the exams. चलो guys, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद.